हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था। मतलब हम लोगों ने उसका ऊपर ऊपर से पॉइंट्स पढ़ लिए थे। डिटेल डिस्कशन आप भी इस क्लास में हम करने वाले हैं। हम लोगों ने दो तरीके के असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। एक तो वो असेंशियल एलिमेंट्स जो सेक्शन 10 में हैं, और दूसरा वो असेंशियल एलिमेंट्स जो सेक्शन 10 में नहीं है, बट अलग अलग सिचुएशंस के कारण या अलग अलग प्रोविजंस जो लॉ में लिखे हुए उनके कारण वो भी असेंशियल हो गए कि उनके बिना भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन पाएगा। हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स थे वो सेक्शन 10 वाले हैं, और ये अदर है, नॉट गिवन इन सेक्शन 10 वाले, ये हम कल देख चुके हैं। जो सेक्शन 10 में गिवन नहीं है उनका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहला, टू पार्टीज, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? टू पार्टीज। एक पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं। अब समझना, लॉ ये कहता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज। ए पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब ये सुनने में थोड़ा सा यूँ अजीब सा लगता है कि सर दो पार्टीज तो होती है ना, खुद से खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा क्या कोर्ट में केस आता है, क्या सिचुएशन आती है? आप समझना, एक पर्सन और एक कंपनी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब शेयर होल्डर और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। शेयर होल्डर एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है, और एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप और पार्टनर्स का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। यानी अगर एक शेयर होल्डर अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर आर टू पर्सन्स। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर और फर्म के बीच, देखो पार्टनर और बाकी पार्टनर्स के बीच में हो तब तो वैलिड है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स की और इसकी, मतलब जो एक पार्टनर है उनकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर फर्म का एक पार्टनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां कुछ वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। इसका एक केस लो बनता है गुजरात मतलब गुजरात स्टेटमेंट, गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेटमेंट नहीं, स्टेट ऑफ गुजरात, यानी गवर्नमेंट वहाँ की, प्लस रमनलाल एस एंड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई, और फर्म डिसॉल्व हुई तो फर्म की एसेट्स पार्टनर में बांटी गई। तो भैया जो वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने कहा, जो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इस पे हम टैक्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल हुआ है। जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है जो कि अभी उनकी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म की है, वो पार्टनर से बांटी जा रही है। फर्म की एसेट्स अल्टीमेटली पार्टनर से बटेगी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बोले कि एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म सेल कर रही है और पार्टनर परचेज कर रहा है। कोर्ट ने कहा फर्म और पार्टनर दो अलग अलग पर्सन्स नहीं है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जब दो अलग अलग पर्सन ही नहीं है तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट? और जब दो, मतलब बायर और सेलर दो अलग अलग आइडेंटिटी है ही नहीं, जब आइडेंटिटी दो नहीं है, दो पर्सन ही नहीं है, तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट? और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो काय का सेल्स टैक्स? उनको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ा। लॉ ने बोला द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ऑनर ऑफ दोज असेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। पार्टनर टेक्निकली उन असेट्स के जॉइंट ऑनर एक तरीके से, भाई कलेक्टिवली उनके मालिक हैं, वो बायर भी आप उन्हीं को मानो, सेलर भी आप उन्हीं को बोलो, और आप बोलो कि चलो तुम भी टैक्स दे दो, तो ये तो गलत बात है। एक बात ध्यान रखना, टू पार्टीज होनी चाहिए। टू पार्टीज मतलब टू पर्सन्स टेक्निकली। यहाँ पे नेचुरल पर्सन भी चलेगा, यानी आप और मैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेगा, यानी कंपनी। एक पर्सन एक कंपनी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पर्सन नेचुरल पर्सन है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है। दो पर्सन्स के बीच में होता है, दो इंसानों के बीच में होता है, तो दोनों नेचुरल पर्सन है। चलेंगे, तीनों ही बात चलेगी। दोनों नेचुरल हो सकते हैं, दोनों आर्टिफिशियल हो सकते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल हो सकता है। टू जो है वो मिनिमम टू है, क्लियर कर लो वापस, मिनिमम टू है। दो से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ, पक्का वाला भैया, दो से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट इसने बोला पार्टीज मस्ट हैव इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का बात होना चाहिए, सोशल वाला नहीं चलेगा। यानी अगर मैं आपको घर पे खाना खाने के लिए बुलाऊं तो इट विल नॉट एंड अप इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ सोशल एग्रीमेंट है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, सोशल नहीं। जैसे एक केस है, ये बल्फोर वर्सेस बल्फोर इसलिए लिखा क्योंकि हस्बैंड वाइफ दो जने थे। समझो, ये केस तो बाद में समझते, एक सिंपल सी बात बताता हूँ पहले। जैसे मान लो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला
कि इस साल एनिवर्सरी पे तेरे को मैं एक डायमंड नेकलेस ला के दूंगा। हस्बैंड ने वाइफ को बोला इस साल एनिवर्सरी पे डायमंड नेकलेस ला के दूंगा, और एनिवर्सरी पे नहीं ला पाया। अब देखो, हस्बैंड्स तो प्रॉमिस करते ही हैं, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड का काम ही होता है प्रॉमिस करना। आप कितने फुलफिल हो कितने ना हो वो अलग बात है। देखो, प्रेम में तो इंसान चांद तारे तोड़ने की प्रॉमिस कर लेता है, तो वो सच्चाई थोड़ी कि ऑन ग्राउंड वो रियलिटी में पक्के हो ही हो, कोई गारंटी नहीं, सब कोई जरूरी नहीं। हस्बैंड नहीं ला पाया, भूल गया, वाइफ ने कोर्ट में केस कर दिया, जज साहब इन्होंने कहा था एनिवर्सरी पे नेकलेस दूंगा डायमंड वाला, नहीं दे रहे, आप दिलवाओ। क्या ये कोर्ट केस सस्टेन करेगा? मतलब क्या ये कोर्ट केस सरवाइव करेगा? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। अगर हस्बैंड के यूं जो प्रॉमिस होते कि ये ला दूंगा, हाँ ये ला दूंगा, हाँ इस वीकेंड डिनर करने चलेंगे, इस वीकेंड मूवी देखने चलेंगे, अगर हस्बैंड के इन सारे प्रॉमिसेस को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, यहाँ पे अगर हम मान लें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और वाइफ के केस को अगर हम वैलिड माने, तो आधे से ज़्यादा हस्बैंड के ऊपर केस हो चुका होगा, आधे क्या 90% हस्बैंड पे केस हो चुका होगा, और मैक्सिमम सारे जेल के अंदर होंगे, साले सजा काट रहे होंगे। प्रॉमिस तो करता है हस्बैंड तोड़ने के लिए जनरली। चलिए अब अपन जो लॉजिकल बात है उस पर आते हैं। लॉजिकल बात यह है कि जब हस्बैंड प्रॉमिस कर रहा है कि मूवी दिखाऊंगा, डिनर कराऊंगा या डायमंड नेकलेस ला के दूंगा, उस समय देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वो तो यूं ही सोशली प्रेम मोहब्बत में बोल दिया, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऐसा ही कुछ इन हस्बैंड वाइफ के बीच भी हुआ। क्या हुआ? हस्बैंड बाहर कमाने गया। देखो, ए हस्बैंड अग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। वो बाहर कमाने गया तो उसने कहा भैया हर महीने तुझे 5,000 10,000 रुपये भेज दूंगा मेंटेनेंस के लिए, तेरा सर्वाइवल हो सके। कोई डिवोर्स नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, यूं ही बोला। डिवोर्स हो रहा होता तो डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट बनता, समझ रहे हो? डिवोर्स हो रहा था तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता, वो अलग बात होती है, वहाँ कोर्ट का इंटरफेरेंस अलग तरीके से होता। डिवोर्स के लिए डिवोर्स नहीं हो रहा, सिंपल मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे रोजी रोटी कैसे चलाएगी? तो भैया मैं महीने के 5,000 10,000 भेजूंगा, हर महीने भेजूंगा। कुछ समय बाद हस्बैंड नहीं भेज पाया, हो सकता है ना वहाँ कोई दूसरी पटा ली हो, दूसरी वाली पसंद आ गई तो पहले पुरानी वाली को पैसे भेजने बंद कर दिए। मजाक कर रहा हूँ, मतलब जो भी रीज़न रहा बाद में उसने भेजना बंद कर दिया। वाइफ ने केस किया रिकवरी अमाउंट के लिए, कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया आप रिकवर नहीं कर सकते हो, सोशल एग्रीमेंट था, पार्टीज का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। जब हस्बैंड गया था तो उस समय कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात नहीं थी। एक हस्बैंड ने वाइफ को ही बोला कि चलो मैं पैसे भेज दूंगा, हाँ, तो कोई लीगल रिलेशनशिप वहाँ क्रिएट नहीं हो रहा। अदर फॉर्मेलिटीज जैसे मैंने बोला, अगर कहीं रिटर्न होना चाहिए तो रिटर्न जरूरी है, कहीं स्टैम्प्ड होना चाहिए, कहीं नोटरी होनी चाहिए, तो जो लॉ में जहाँ जहाँ जो बात लिखी है उस अकॉर्डिंगली लीगल फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है। इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो राइटिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो राइटिंग में होना चाहिए। फर्दर इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच इज एनफोर्स एट द टाइम इज असेंशियल। कभी कभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मतलब वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पे करना, स्टाम्प के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन वगैरह खरीदते बेचते हैं, बिल्डिंग वगैरह खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, यानी स्टाम्प ड्यूटी पे करके कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट को, कोर्ट में या कलेक्ट्रेट में जहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मैंने कहा सर्टन होना चाहिए। मेरे पास 2 मोबाइल है, मैं बोलूँ मोबाइल बेचना चाहता हूँ, कौन सा वाला, क्लियर होना चाहिए। जैसे ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, कौन सा ऑयल नहीं पता। यहाँ देखो क्लियर करना, either certain or capable of being certain होना चाहिए, या तो certain होना चाहिए या capable of being certain होना चाहिए। मतलब या तो पक्का हो कि भैया देखो ये वाला मस्टर्ड ऑयल मैं आपको 50 रुपये पर लीटर में सेल कर दूंगा, ये वाला मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल सर्टेन है साहब। एक दुकानदार ने मस्टर्ड ऑयल ये वाला कुछ भी नहीं बोला और सीधा सीधा बोला कि मैं आपको ऑयल 50 रुपये लीटर में सेल कर दूंगा। सर्टेन है क्या? नहीं। कौन सा वाला ऑयल डिसाइड हुआ? नहीं। लेकिन मान लो वो शॉपकीपर एक ही तरह के ऑयल में रेगुलरली डील करता है और उनके बीच में बिजनेस जब हुआ तो हमेशा उसने एक ही ऑयल खरीदा, उनकी एक ही ऑयल बेचता है, सेलर एक ही ऑयल में ट्रेड करता है और वो बायर बार बार उससे वही वाला ऑयल खरीदने के लिए आता है। तो जब बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ
कि भैया ये वाला ऑयल, मतलब ये वाला नहीं बोला उसने, सिर्फ ये बोला कि ऑयल आपको मैं 50 रुपये पर लीटर में दे दूंगा। उसने कहा ठीक है चलो डन, मैं खरीद लूंगा इतना लीटर, जो भी क्वांटिटी थी उनके बीच में सेट हो गई, डिसाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इट इज वैलिड। ये शब्दों से पूरा सर्टेन तो नहीं था, बट इट वॉज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। उसको सर्टेन किया जा सकता था बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस के चलते हुए उसको सर्टेन किया जा सकता था। आप समझो मेरे पास दो मोबाइल और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ये वाला मोबाइल इतने में बेच दूंगा, ये सर्टेन है। पर मेरे पास एक ही मोबाइल है और मैं आपको बोलूं कि मैं अपना मोबाइल आपको इतने में बेच दूंगा, अब एक ही है तो दैट वाज, मैंने नहीं बोला कि ये वाला मॉडल है वो वाला मॉडल है, नहीं बोला, लेकिन फिर भी ठीक है मेरे पास जो एक है वही तो बेचूंगा। दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। तो या तो सर्टेन होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबल नहीं चलेगा। जादू से मैं यहाँ पे सोना चांदी लेके आ जाऊंगा, खजाना लेके आ जाऊंगा, मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, ताजमहल बेच दूंगा और चांद पे प्लॉट काट दूंगा, ये सब फालतू बातें नहीं चलेगी। ये जो बॉयफ्रेंड्स कहते हैं ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड्स कहते हैं ना कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और तो ये सब आप समझ लेना। आप सीधा बोल देना कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, यानी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फालतू बात मत कर। आप क्लियर वहाँ बोल सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। यानी ए एग्रीज टू बी डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से सोना चांदी, फालतू बातें साहब। यस। फिर सेक्शन 10 के हिसाब से, सेक्शन 10 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर के बाद फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, सारी बातें आ गई थी, हमने सबको अंडरलाइन भी किया था। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अगर एक प्रॉपर ऑफर है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला है, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया गया, प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस है। हाँ, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस क्या होता है वो तो आगे अपन पढ़ेंगे ना, एक क्लास आएगी पूरी ऑफर को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस है तो वहां पे क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के बाद बाकी सारी चीजें हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी तो यही थी ना भैया। अरे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। हाँ, एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2E क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. And according to section 2B, a proposal when accepted becomes promise and agreement is an outcome of offer and acceptance. यानी जब proposal accept होगा तो promise बनेगा और हर promise और set of promise जो एक दूसरे के लिए consideration है वो agreement हो जाता है, यानी promise के बाद ही consideration है वो। yes, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट हमने समझा था भैया डरा के धमका के अगर हाँ लिए सामने वाले की तो हाँ नहीं है। इसमें 5 चीजें आती हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। कॉर्जन, डराना धमकाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनल प्रेशर डालना। कॉर्जन तो हो गया फिजिकल प्रेशर एंड थ्रेटनिंग, फिजिकल प्रेशर मारना या डराना धमकाना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया मोरल प्रेशर, इमोशनल अत्याचार। फ्रॉड, जानबूझकर झूठ बोलना धोखा देने के लिए। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती से झूठ बोल देना, पता नहीं था। मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से होती है। ये पांचों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 3rd चैप्टर में पूरा बड़ा टॉपिक आएगा, शायद एक क्लास में हम फ्री कॉन्सेंट को कंप्लीट कर भी नहीं कर पाए। हमारा फ्री कॉन्सेंट कंप्लीट होने में माइट भी पॉसिबल मोर देन 1 क्लास लग जाए। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो फ्री कॉन्सेंट पे हथौड़ा मारती है। यानी 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, और उसमें अगर कॉर्जन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है या फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक है, मतलब वहां फ्री कॉन्सेंट नहीं है। यानी 5 ऐसी सिचुएशन से 5 ऐसी बातें हैं जो फ्री कॉन्सेंट को थप्पड़ मार देती है, मतलब फ्री कॉन्सेंट को खत्म कर देती है। अगर कॉर्जन है तो फ्री कॉन्सेंट नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है फ्री कॉन्सेंट नहीं है, अगर फ्रॉड है फ्री कॉन्सेंट नहीं है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है तो फ्री कॉन्सेंट नहीं है, अगर मिस्टेक है तो फ्री कॉन्सेंट नहीं है। इन 5 को बहुत डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे ही। 2 or more person are said to consent
when they agree upon the same thing in the same sense. Same thing in the same sense, मैंने एक वर्ड यूज किया था identity of mind. याद करो, मैंने एक वर्ड यूज किया था identity of mind, और मैंने कहा था लैटिन में इसको बोलते consensus ad idem. That means same thing in the same sense. दो जने, दो नहीं, दो अलग अलग होंगे, हाँ, दो जने अगर किसी एक बात पर एक ही तरह सोच रहे हैं, दो जनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों सेम लॉजिक के साथ सोच रहे हैं, सेम तरीके से सोच रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां दोनों का फ्री कॉन्सेंट है, दोनों की कॉन्सेंस है, सेम थिंग इन द सेम सेंस है. अब समझो, मैं अपना कोई प्लॉट बेचने की बात कर रहा हूं, आप खरीदने की बात कर रहे हो. मैंने बोला देख वहां वो जो मकान है ना, उनके पीछे की तरफ जो गली है ना, उसमें उस तरफ मेरा प्लॉट है. अब मैंने बोला रामलाल के मकान के पीछे, मैं कोई और रामलाल की बात कर रहा हूं, आप किसी और रामलाल की समझ रहे हो. आपने कहा अच्छा उस रामलाल के पीछे क्या? मैंने कहा हाँ, जस्ट पीछे वाला है अपना प्लॉट है, रामलाल के पीछे वाला. उसने कहा वो तो बहुत बढ़िया प्लॉट है. मैंने कहा बिल्कुल मैं 50 लाख में बेचना चाहता हूँ. सामने वाले ने बोला मैं खरीदना चाहता हूँ. डील डन. पता पड़ा मैं किसी और रामलाल की बात करता हूँ, किसी और रामलाल की बात करता हूँ. देयर वाज मिस्टेक. दोनों का सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, दोनों का आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं है, अलग अलग सोच रहे हैं, फ्री कॉन्सेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अब समझो अगर डराया धमकाया जाता है, आप समझना, आपके सर पे बंदूक रखी, तो मैं क्या सोच रहा हूं, बंदूक रखी है, साले का पैसा लूट लेते हैं. और आप क्या सोच रहे हो, जान बचे तो लाखों पाए, जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे. दोनों का सेम थॉट नहीं है. मैंने आपको बोला कि मैं अपना ये पेन आपको 5,000 में बेचना चाहता हूं, कोई सर पे बंदूक नहीं, कोई डराया नहीं, कोई धमकाया नहीं, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं. सिंपल बोला कि मैं अपना ये पेन आपको 5,000 में बेचना चाहता हूं. आपने बोला यस आई एम रेडी टू बाय दिस फॉर 5,000. तो मुझे लगता है कि यार पेन बेच लूंगा तो ठीक है ना, अच्छा सामने वाले के काम आएगा, मुझे पैसा मिलेगा. और आपको लगता है कि पेन तो अच्छा ही है, मेरे काम आएगा, वो पैसे ले जाएंगे. हियर इट इज सेम थिंग इन द सेम सेंस. हम दोनों राजी खुशी इस पेन के और पैसे की यूटिलिटी को समझते हुए एक दूसरे को हाँ बोल रहे हैं. दिस इज फ्री कॉन्सेंट. ये क्या है? फ्री कॉन्सेंट. तो फ्री कॉन्सेंट के लिए क्या बोला? सेम थिंग इन सेम सेंस. ये याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना. जहां जहां फ्री कॉन्सेंट की बात आती है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड वर्ड लिखना है. और जहां आइडेंटिटी ऑफ माइंड वर्ड लिखोगे, उसके आगे एक्सप्लेन करते हुए हमको लिखना, दैट इज करते हुए लिख देना भले सेम थिंग इन द सेम सेंस. और फिर लैटिन वाले ये जो शब्द हैं, लैटिन वाले शब्द कहां गए? यस, कंसेंसस एड आइडम, ये लिखना पड़ेगा. नंबर नहीं मिलेंगे भाई साहब, लिखे बिना नंबर नहीं मिलते, ये जरूरी आइटम्स है. यस, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड. ये क्लियर बोल दिया इसने, आइडेंटिटी ऑफ माइंड, सेम थिंग इन द सेम सेंस. अगर कोई किसी को फ्रॉड कर रहा है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बोलता है हमारे यहां से हर बार टॉपर आते हैं, हम बेस्ट पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, और लंबी लंबी छोड़ रहा है. स्टूडेंट को लगा यार बहुत, यार हर साल ऑनलाइन रैंक यहीं से आ रही है, हर साल ये हो रहा है वो हो रहा है, एकदम उसका माइंड एकदम यूं हो गया कि यार नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है. और उसने वहां पे बोला कि चलो मैं आपके यहाँ कोचिंग करने को तैयार हूं. पता पड़ा वो इंस्टीट्यूट वाले ने सब झूठ बोला, साले कोई रैंक वैंक नहीं आती, कोई यूं नहीं, फालतू माहौल बना दिया, बढ़िया ऑफिस बना रखा था, बढ़िया बिल्डिंग बना रखी थी, डेकोरम के चक्कर में मामू बना दिया. डेकोरम दिखा के, बड़े बड़े अखबार के ऐड दिखा के मामू बना दिया. एक्चुअली वो क्वालिटी वो चीज़ थी नहीं. अब समझना उस बात को. तो वहां पर भी फ्रॉड जो हुआ है, उससे आइडेंटिटी ऑफ माइंड हार्म हुआ है, क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं. उसको पता है कि देखो रैंक वैंक तो क्या आई, क्या रिजल्ट है, क्या कोर्स है, अपने तो लंबी लंबी छोड़ने तो, चलने तो, कोई दिक्कत नहीं. यानी वो मूर्ख बनाने की सोच रहा है और सामने वाला उस बात को सच मानते हुए हाँ कर रहा है. दोनों का आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं है, दोनों एक तरीके से नहीं सोच रहे हैं. एक झूठ समझ के बोल रहा है और दूसरा बेचारा उस बात को सच समझ के हाँ कर रहा है. देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड. फ्री कॉन्सेंट नहीं है. When consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, the agreement is voidable. voidable क्या होता है, void क्या होता है, ये भी अपन आगे थोड़ा सा आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में आप मान लिया अपन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट नहीं तो एक क्लास बाद आ जाएगा, डिस्कस कर लेंगे. एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, ठीक है. voidable का मतलब होता है कि एक पार्टी सही एक पार्टी गलत है. सही गलत का लॉजिक हम समझ लेंगे क्या होता है.
ए ने डराया बी को, गोली मार दूंगा नहीं तो तू मुझे 2,000 रुपये उधार दे दे। बी ने बोला ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो कॉर्जन से हुआ, इसलिए वॉइडेबल है। इसलिए क्या है? वॉइडेबल है। स्टूडेंट मस्ट नोट दैट द टर्म्स कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक आर एक्सप्लेन इन द कमिंग यूनिट्स। आने वाली यूनिट्स में इनको हम एक्सप्लेन करने वाले। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, मेरी बात तो मानते नहीं हो तुम। अब ये मॉड्यूल ने बोल दिया तो मान लोगे ना? आगे पढ़ेंगे डिटेल में, और वॉइडेबल वगैरह भी आगे हम इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या हमारे पास? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य तो होनी चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या उस बंदे का लीगल स्टेटस, लीगल एबिलिटी इतनी है कि वह कॉन्ट्रैक्ट कर सके, हाँ या ना। तो ये भी आगे डिटेल में आएगा, मैं आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी आगे डिटेल में आ जाएगा, सारी चीजें हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। कैपेसिटी में 3 चीजें हैं। क्या बोलता है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु। सेक्शन 11 इंटरेस्टिंग है। कभी भी कोई आदमी बात बोले ना, चल मैं प्रॉमिस करता हूं ऐसा वैसा, तो बोलना साला तो सेक्शन 11 में शॉर्ट पड़ जाता है। तो सेक्शन 11 में डिस्क्वालीफाई है। मतलब बच्चा है या तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू पागल है, मतलब तू कॉन्टेक्ट करने के योग्य नहीं, तेरे लक्षण नहीं कॉन्टेक्ट करने जैसे। तो किसी के भी मजे लेने हो, टेक्निक देखो, सीए स्टूडेंट से गाली दो तो भी टेक्निकल। किसी को बोलो तू पागल है, पागलों जैसी बातें करता है, तू टावर है, तेरी बात पे कौन भरोसा करे, ऐसा नहीं। कोई ज्यादा बोलता हो तो बोलना अरे तेरे तो सेक्शन 11 ही तेरे को मना कर देता, अब क्या बात करनी तेरे से, छोड़। गाली की गाली हो गई, सामने वाले को भी पता नहीं पड़ा क्या बोला हमने उसको, उसकी क्या इंसल्ट करी, और हमको सेक्शन याद हो गया, सेक्शन 11। ठीक है, यस। इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। सबसे पहली बात तो एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। लॉ विच इज सब्जेक्ट टू, जो लॉ है वो इंडिया में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है। उसमें मेजोरिटी की एज क्या है? 18 साल। 18 साल। लेकिन अगर माइनॉरिटी में नेचुरल पेरेंट्स एक्सपायर हो जाए, कोर्ट से उस वार्ड के लिए आर्टिफिशियल गार्जियंस अपॉइंट किए जाएं, तो इन दैट केस वो अपनी प्रॉपर्टी को बाउंड कर सकता है एट द एज ऑफ 21। 21 साल से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी को बाउंड नहीं कर सकता। 21 साल से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी को बाउंड नहीं कर सकता। साउंड माइंड होनी चाहिए, मतलब ऐसे बजाओ तो आवाज आनी चाहिए। क्लियर है ना? साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या था? स्टेट ऑफ माइंड जहां एक व्यक्ति अपना भला बुरा सोच सकता है। साउंड माइंड का मतलब पढ़ा था ना, स्टेट ऑफ माइंड जहां एक व्यक्ति अपना भला बुरा सोच सकता है। कौन कौन अनसाउंड माइंड के होते हैं? इडियट। इडियट मतलब पूरा पागल। दूसरा लूनेटिक। लूनेटिक मतलब कभी कभी पागल, दौरे चढ़ते हैं, उसमें वो टाइट्स आते हैं। टाइट्स मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कभी कभी दिमाग बराबर चलता है, कभी पागल हो जाता है। जिस समय दिमाग बराबर चल रहा है उस समय एग्रीमेंट किया, वैलिड मानेंगे। जिस समय बत्ती बुझी हुई थी उस समय एग्रीमेंट किया, वैलिड नहीं है। यस। दारू पिया हुआ व्यक्ति ड्रग्स वगैरह लेके यूं मस्त माल फूक रखा, चिल्लम फूक रखी हो, और फिर एकदम टन एकदम मस्त हो रखा हो एकदम, फिर उसको बोले कि साहब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये बेचने का, सब ले जाओ, तो ही इज नॉट इन पोजिशन टू थिंक ऑफ हिज ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। इन दैट केस हम उसको बोलेंगे वो साउंड माइंड का नहीं है। एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम गम भी इसी का हिस्सा होगा। यस। नेक्स्ट, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, यानी दो के अलावा किसी और तरीके से लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। लॉ ने, मैंने कहा था, जैसे बैंकरप्ट है उसको कर रखा है, कॉन्वेक्ट है मतलब जिसको सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता मुजरिम, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही वो नहीं, जिसको कोर्ट फाइनली कंक्लूड कर चुका, सजा दे चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट वगैरह, फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह नहीं कर सकते, इनको इम्यूनिटी होती है, इनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, दैट्स वाई। तो ए पर्सन, ए क्वालिफिकेशन को इसने यहाँ डिटेल किया। एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन एंटिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट की जो एज होती है वो होती है 18 साल। पर्सन बिलो 18 साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनर होते हैं। फिर इसने बोला बी में, रिक्वायर ए पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। ही शुड बी इन हिज सेंसेस सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर करो, उसका इतना तो सेंसेस, इतनी तो बुद्धि चलनी चाहिए कि वो इम्प्लीकेशन समझ सके उस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी अपना भला बुरा समझ सके एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है उस समय। उससे पहले पागल था, उसके बाद पागल है, कोई मैटर नहीं करता। जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस समय बत्ती जल रही थी, नहीं जल रही थी, नहीं जल रही थी तो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, जल रही थी तो कॉन्ट्रैक्ट सही है। यानी एक व्यक्ति नॉर्मल आदमी है, बिल्कुल हट्टा कट्टा समझदार आदमी है, एक दिन थोड़ी 2-4 पैक एक्स्ट्रा चढ़ा लिए और चढ़ाने के बाद अब हम नाचेगा आज,
ऐसे मतलब यूँ पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, तो उस समय वो साउंड माइंड का नहीं है। और उस समय इसने बोला ना एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। यस, इसने बोला ए लुनाटिक एंड इडियट ड्रंकर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सम इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब वही माल फूक रखा हो, ड्रग्स फूक रखा हो, वो सब चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे, वो सब साउंड माइंड के नहीं कहलाएंगे। आपके माइंड में वापस आए कि सर उस समय दारू पी रखी थी नहीं पी रखी थी, प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये पढ़ रहे हैं अगर ये सिचुएशन है तो लॉ क्या कहता है, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। कैसे प्रूव होगा दारू पी रखी थी नहीं पी रखी थी, वो हमको मतलब नहीं है। क्लियर है? हाँ, एक अगर डाउट आपके माइंड में आता है कि प्रूविंग बर्डन किसके ऊपर होगा, मैं बोल दूं मैंने दारू पी रखी थी तो मेरे ऊपर प्रूविंग बर्डन है, सामने वाले पे प्रूविंग बर्डन है, ये सब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने बोला ये टॉपिक बहुत डिटेल में आएगा, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस कि प्रूविंग बर्डन किसके ऊपर होगा। बर्डन हम देख लेंगे, प्रूफ कैसे किया जाएगा वो जानेगा। लॉ को मतलब नहीं है, लॉ तो ये कहता भैया देख तेरा बर्डन तुझे प्रूव करना है, अगर तो सिचुएशन प्रूव कर देता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ये होगा। Requires that a person entering into contract should not be disqualified by his status, अपने स्टेटस से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जैसे एलियन एनिमी का मतलब होता है, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, इंडिया चाइना का युद्ध चल रहा हो, यानी कोई देशों का युद्ध चल रहा हो, एंड एट द टाइम ऑफ वॉर उस देश का हर नागरिक हमारा दुश्मन होगा, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको हम एलियन एनिमी कहते हैं। यानी देखो वापस डिक्लेयर्ड वॉर होना चाहिए। अगर कोई डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है, ये चलो इंडिया पाकिस्तान की रोजी अनबन रहती है, इंडिया चाइना की रोजी अनबन रहती है, तो इसका मतलब नहीं कि इंडिया और चाइना के बीच कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, सब हो सकते हैं। लेकिन जब वॉर, जैसे कारगिल वॉर हुआ, उससे पहले भी कश्मीर के लेकर आज़ादी की जस्ट बाद वॉर हुए, तो जब डिक्लेयर्ड वॉर है, डिक्लेयर्ड वी आर एट वॉर, डिक्लेयर्ड साहब एकदम डिक्लेयर है, ऑफिशियली गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वी आर एट वॉर विद दिस कंट्री, और जब तक वॉर खत्म नहीं होती वो डिक्लेयर्ड रहता है। तो एट दैट टाइम पीरियड, जिस दिन वॉर डिक्लेयर हुई और जिस दिन वॉर खत्म हुई, उसके बीच में उस देश का हर नागरिक हमारा दुश्मन है, हम उससे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वैलिड नहीं माना जाएगा। वहाँ का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो वहाँ हो, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फॉरेन सोवर्जिनर्स यानी मतलब फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स, डिप्लोमेट्स वगैरह, कोई भी अगर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बाहर से आता है तो बाहर की गवर्नमेंट का। कन्विक्ट्स, जिनको सज़ा हो चुकी है, प्रेसिडेंट का नाम मैंने बताया आपको, इम्यूनिटी होती है उनको। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है, दे आर डिस्क्वालीफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। फॉरेन जो सोवर्जिन्स है, इनके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनको फुलफिल करके वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ और डिटेल में तो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये लोग डिस्क्वालीफाइड है, इन जनरल नहीं कर सकते, हमको इतना ध्यान होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं होगा, सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम लैटिन भाषा में कहेंगे क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। अब एक चीज समझना, जब मैं ऑफर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, बदले में आप मुझे क्या दोगे? 5,000 रुपए, या 10 का था ना मोबाइल, हाँ 10,000 रुपए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा और बदले में क्या लूंगा? बदले में, यानी समथिंग इन रिटर्न, जिसको लैटिन भाषा में हम कहते हैं क्विड प्रो क्यू। याद कर लो, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्विड प्रो क्यू। कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन होता है। अब कंसिडरेशन के लिए एक तो खास बात ध्यान रखना, मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैं आपको अपना मोबाइल 1 रुपए में बेचना चाहता हूं, वुड यू लाइक टू बाय? मान लो इस मोबाइल की वर्थ 10,000 रुपए है, और मैं क्या बोलता हूं कि मैं आपको अपना मोबाइल 1 रुपए में बेचूंगा। इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, लॉ कहता है कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडुकेट हो जरूरी नहीं है, कैश में हो ये भी जरूरी नहीं है। मैं आपको मोबाइल दूंगा, बदले में आप कोई और कमोडिटी दे दो मुझे, चलेगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पोस्ट पे हो, किसी पोजीशन पे हो, और या आपकी कोई कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट देना, तो मैंने आपको बोला मैं आपको सेल करूंगा पर आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। हाँ, मैं सेल करूंगा, मैं आपको ब्राइब नहीं दे रहा हूं, ब्राइब हुआ तब तो वो वापस अनलॉफुल हो जाएगा, ब्राइब की बात नहीं कर रहे। अदर देन ब्राइब, आपकी खुद की फर्म, आपकी खुद की कंपनी, आपको खुद को डिसीजन लेना है, ऑनर बीइंग ऑनर, आप ब्राइब थोड़ी लोगे। मैंने बोला ये तो मैं आपको सेल कर दूंगा पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देखो ना आप मेरे को ही दे दो,
अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे को देते हो, अब 3-4 ऑप्शंस आपके सामने थे, तीनों चारों ठीक लग रहे थे, पर मैंने आपको और बेटर ऑप्शन दे दिया कि आपको ये मोबाइल में देने को तैयार हो फ्री में, अगर आप मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप समझना इस बात में। तो ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। 1 रुपया चलेगा, चलेगा। अब एक बाबा जी के पास गए, बाबा जी फाउंडेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉ में बंटा धार है, इकोनॉमिक्स में भी गुल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बाबा जी आप आशीर्वाद दो मैं पास हो जाऊं, बदले में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। आप आशीर्वाद दो कि मैं फाउंडेशन पास हो जाऊं, बदले में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, क्लियर करना। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। आप बाबा जी को 10,000 दे रहे हो, बाबा जी बदले में क्या दे रहे हैं? बाबा जी का ठुल्लू। बदले में क्या दे रहे हैं? बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि ये जो बाबा जी, फकीर बाबा जो हैं, जो भी हैं, उनका आशीर्वाद लीगली वैल्यूएबल नहीं है। लीगली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कंसिडरेशन मस्ट हैव सम लीगल वैल्यू। कंसिडरेशन की कुछ लीगल वैल्यू होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना मोबाइल दे दूंगा, बदले में आप मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ा दो, या मैं आपको कोचिंग पढ़ा देता हूं, बदले में आप मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ा दो। समझ रहे हो आप? कोई भी आपका कोई इंटरेस्ट, कोई हित, कुछ ना कुछ तो मुझे बेनिफिट में मिलना चाहिए। पैसा मिले, कोई कमोडिटी मिले, कोई पोजीशन मिल जाए, कोई दूसरा बेनिफिट मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से, या मुझे नहीं मिले, मैं जिसको बोलूं उसको दे दो। आप, मैंने बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में मेरे बच्चे को पढ़ा दो। मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, पर मेरे कहे अनुसार आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो? मेरी बात मान रहे हो आप कि आप उसको पढ़ा दोगे। ये भी वैलिड कंसिडरेशन है, ये भी वैलिड कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू। कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू तो होनी ही चाहिए। अब हम इंपॉर्टेंट लाइनें टिक कर लेते हैं। कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। आशीर्वाद चलेगा क्या? बाबा जी का आशीर्वाद चलेगा? नहीं चलेगा। 25 पैसा चलेगा? नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने 25 पैसे को सर्कुलेशन से आउट कर रखा है, मिनिमम 1 रुपया। A valuable consideration in the sense of law may consist either some right, कोई अधिकार आप मुझे दे रहे हो, आपके पास कोई अधिकार है, कोई पेटेंट है आपके नाम पर, अधिकारी तो है आपका, आप मुझे सेल कर रहे हो, मैं पैसा दे रहा हूं आपको। कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट और कोई बेनिफिट अक्वरिंग टू वन पार्टी और सम forbearance, determinant loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। यानी आपके कारण मुझे कोई प्रॉफिट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, या मेरे कहे से आप कुछ दुख, तकलीफ, परेशानी उठा रहे हो। मुझे नहीं मिल रहा पर आप तो परेशानी उठा रहे हो। मैंने आपको बोला कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो, तो आप तो अपने टाइम का लॉस कर रहे हो। या मान लो आप मेरे फ्रेंड से मिस्टर एक्स से 2,000 रुपये मांगते थे, मैंने आपको बोला मैं आपको अपना मोबाइल बेचूंगा 5,000 रुपये में, लेकिन आपको उसके 2,000 भी माफ करने पड़ेंगे। तो अब मुझे क्या कर रहे हो आप मुझे 5,000 रुपये दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, 5,000 रुपये कैश दे रहे हो, प्लस आप फॉरबियरेंस कर रहे हो कि हाँ चलो वो 2,000 भी माफ कर दिए। तो या तो आप मुझे कोई बेनिफिट दे रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, या आपको कोई नुकसान हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आपका जो नुकसान है वो मेरा फायदा है। यानी कुल मिला के मैं अगर ऑफर दे रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, या जो भी मेरी तरफ से दूंगा, बदले में जो मैं आपके ऊपर बात डाल रहा हूं, अब जो बात मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं, मे बी पॉसिबल वो मेरे बेनिफिट के लिए हो, मे बी पॉसिबल उसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा हो। हाँ, आपकी जेब से तो पैसा जा रहा है, आपका थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा है, या तो आप कोई चीज़ माफ कर रहे हो, या कोई अधिकार मुझे दे रहे हो, या अपना लॉस कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपके लिए आ रहा है, मेरे लिए पॉजिटिव आ रहा है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। A agrees to sell book to B for ₹100. B promises to pay ₹100 in the consideration for A's promise to sell book. A's promise to sell book is consideration and B's promise to pay ₹1,000. मैं बुक दूंगा, आप पैसे दोगे, तो आपके पैसे के लिए मेरा बुक कंसिडरेशन और मेरे बुक के लिए आपका पैसा कंसिडरेशन है, टेक्निकली जो बदले में मिलता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होने चाहिए। अनलॉफुल चलेगा? नहीं चलेगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट बहुत डिटेल में आगे आएगा हमारे पास वापस। ये सब मैं कह रहा हूँ, जो आज की क्लास एंड हो रही है ना, वहाँ तक तो सब वो चीज़ें जो इंट्रोडक्टरी है, जो सारी डिटेल में आएगी। नेक्स्ट क्लास से अपन जो बातें करेंगे वो सब नया होगा। नया इन द सेंस वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आगे रेफर नहीं चलेंगे कि यार ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, पर ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब इंट्रोडक्टरी और सारे टॉपिक्स हैं बाहर बड़े बड़े। इसके आगे अपन जो पढ़ेंगे वो सब अपने आप में टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे फिर एक तरीके से।
सेक्शन 23 क्या कहता है? स्टेट्स दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ ने मना कर रखा ड्रग्स नहीं बेचना। जैसे मान लो किसी देश में हो सकता है कि अफीम अलाउड हो, हमारे यहाँ अफीम अलाउड नहीं है, अफीम नहीं बेच सकते। आप खेती भी करोगे तो सारी सारी अफीम आपको गवर्नमेंट को सेल करनी पड़ेगी। हाँ, खेती होती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर होती है, और फिर सारा आपका आउटपुट गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है। गवर्नमेंट ने मना कर रखा है लेकिन आप सेल करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, सेल परचेस करते हो अफीम का, तो आप क्या कर रहे हो? प्रोहिबिटेड बाय लॉ का काम कर रहे हो। और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या उससे किसी ना किसी लीगल प्रोविजन को कोई ना कोई हार्म पहुंच रहा है, या ये फ्रॉडुलेंट है, किसी दूसरे पर्सन को मारने, डराने, धमकाने का, यानी इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी दूसरे व्यक्ति को मारना, डराना, धमकाना, उसे गाड़ी को आग लगाना, उसे घर को आग लगाना, ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई इमोरल कर रहे हो। सपोज आप किसी को रहने के लिए घर देते हो 50,000 पर मंथ में, रहने के लिए घर देते हो, तो इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप किसी को घर देते हो किराए पर कि भैया मैं आपको अपना प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा हूं, आप मुझे 50,000 रुपए दोगे। जगह किराए पर देना, घर बिल्डिंग जो भी है किराए पे दे रहे हो, किराए पर देना और बदले में पैसा लेना कुछ इलीगल है क्या? इसमें का इलीगल? जगह दे रहा हूं चलेगा, पैसा ले रहा हूं चलेगा, लेकिन मैं जगह दे रहा हूं या आप जगह ले रहे हैं इस उद्देश्य से कि वहां पे आप जुआ खाना खोलोगे, गैम्बलिंग करोगे, वहां आप कैसीनो चलाओगे। इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में कैसीनो इलीगल है, स्टेट लॉ पे चलता है कैसीनो, वैसे मैं क्लियर कर दूं, बट ठीक है, एक आधा स्टेट में कहीं वैलिड होगा, बाकी नहीं चलेगा, अनलॉफुल है। अब आप कैसीनो के लिए ले रहे हो मेरे से, या प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा है। प्रॉपर्टी किराए पे लेना, पैसा देना कोई गलत नहीं, पर उद्देश्य क्या है? वहां पे कैसीनो चलाना, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन करना, तो ये इमोरल हो जाएगा या इलीगल हो जाएगा, वहां ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, और कुल मिला के वो अनलॉफुल हो जाएगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, ABCDEFGHIJ के तक, आई गेस बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 23 पूरा आगे बहुत डिटेल में आएगा, पर अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया अगर कोई इमोरल एक्टिविटी है, कोई इलीगल एक्टिविटी है, किसी चीज़ से गवर्नमेंट के प्रोविजंस जो लीगल प्रोविजंस है वो हार्म होते हैं, ऐसा अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कुछ चीज़ों को लॉ ने क्लियरली एक्सप्रेसली बोल रखा साहब ये तो वॉइड है। जैसे द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी इलीगल और वॉइड, जिसको लॉ ने वॉइड या इलीगल बोल रखा है। कुछ लॉ के कुछ एग्रीमेंट्स को लॉ ने क्लियरली बोल रखा है ये नहीं चलेगा। एन इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जिसको लॉ ने क्लियरली प्रोहिबिट कर रखा है और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, जैसे सुपारी देना, ड्रग्स बेचना, क्लियरली प्रोहिबिटेड है, फिर भी आप वो काम करो तो वो इलीगल है। और वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जिसका लीगल इफेक्ट जीरो होता है। जैसे लॉ ने बोला व्यापार करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लॉ ने बोला डूइंग ट्रेड और बिजनेस इज एवरीवन्स राइट। तो एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस नहीं करने का एग्रीमेंट कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो मैं बिजनेस ही नहीं करूंगा, लॉ कहता है दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कोई व्यक्ति ऐसा एग्रीमेंट कर लेता और कल वापस बिजनेस करना चाहे तो वो कर सकता है। पुराने वाले 2 लाख देने पड़ेंगे, हाँ देने पड़ेंगे, वो ठीक है, लेकिन दैट एग्रीमेंट विल हैव जीरो लीगल वैल्यू। वॉइड मतलब क्या होता है? जीरो। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जीरो लीगल वैल्यू, वैल्यू मतलब लीगल वैल्यू क्या है? जीरो, उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉइड। बिजनेस करना सबका अधिकार है साहब, अगर किसी ने एग्रीमेंट कर भी लिया तो लॉ कहता हम नहीं मानेंगे उस एग्रीमेंट को, भाड़ में जाने दो। सिमिलरली शादी करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, ध्यान रखना, लॉ कहता है शादी करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। सबका मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम एज प्रेस्क्राइब कर रखी है उसके नीचे वालों का तो अधिकार नहीं है, जिनकी वो प्रेस्क्राइब्ड एज आ चुकी है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है शादी करना। मैरिज इज बेसिक ह्यूमन राइट, लॉ ऐसा मानता है। यहां पे लॉ क्या कहता है? शादी करना जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ये एग्रीमेंट करता है कि तू मुझे 5 लाख रुपए दे मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, तू मुझे 5 लाख रुपए दे मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, तो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। आपसे 5 लाख रुपए लेकर वो शादी कर ले और फिर आपके 5 लाख से हनीमून पे चला जाए तो वो ऐसा कर सकता है।
हाँ लेकिन यहाँ क्लियर कर दूँ, ही हैव टू रीपे दैट 5 लाख टू यू, रिटर्न बैक करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एग्रीमेंट की जब लीगल वैल्यू ही जीरो है तो ना तो वो शादी न करने वाली बात से बाउंड होगा और ना ही आपके 5 लाख उसके होंगे, वो लीगल वैल्यू जीरो, पूरा एग्रीमेंट ही खत्म करो, 5 लाख वापस दो और आप भी कोई शादी नहीं करने के बाद से बाउंड नहीं हो। हाँ यहाँ एक बात ध्यान रखना, शादी नहीं करना, शादी नहीं करने का एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। हाँ लेकिन अगर कोई माइनर कहता मैं शादी नहीं करूंगा तो वो तो ठीक है, वो जब तक माइनर तब तक तो नहीं करेगा, जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है वो बोलता है जब तक मेरा डिवोर्स नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा, तो ये बात भी ठीक है, जब हो चुकी है तो फिर तो अभी कैसे करेगा। हाँ वो भी हिंदू पे लगेगा, मतलब रिलीजन के हिसाब से लगेगा, मुस्लिम का जो रिलीजन है पर्सनल लॉ उनका अलग है, हिंदूज का जो लॉ है वो अलग है, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियर कर लें, शादी करना, व्यापार करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए मैं वापस आपको बोल दूं, टेक्निकल थियरी है, बहुत लॉजिकली अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ही मगअप कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मगअप। मैं पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद केस स्टडीज डिस्कस करूंगा, आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना तो क्वेश्चन डिस्कस करते लग जाता है, अच्छा हाँ इसी टॉपिक का तो है, ये वाली बात लिखनी, वो इजी हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन का सस्पेंस जो होना चाहिए, जो उसका रोमांच होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। जब पूरा चैप्टर पढ़ते फिर जब क्वेश्चन सामने आता तो दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा कौन सा वाला प्रोविजन, फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ा था, थर्ड यूनिट में ये भी तो पढ़ा था, वो प्रोविजन के वो प्रोविजन, तो मजा तब आएगा जब हम क्वेश्चन कब करेंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। अभी तक जो हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को छोड़कर, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की डेफिनेशन को छोड़कर बाकी सब चीजें धीरे धीरे वापस हमारे सामने अब आने वाली है। यानी अभी जैसे हम लोगों ने जो चीज़ें, जैसे अभी हमने पढ़ा रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये सब पब्लिक पॉलिसी वाले टॉपिक में आएंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी सारी चीज़ें आएंगी, हम वहाँ डिस्कस करेंगे, इन सबको हम वहाँ वापस बात करने वाले हैं। तो क्लियर कर लें, जो अभी तक पढ़ा है उनमें से सारी चीज़ें वापस आएगी, और आगे भी हम मॉड्यूल बेस्ड ही पढ़ेंगे, 100% कंसेप्चुअली पढ़ेंगे कि हमको क्लास में ही थियरी का पूरा एस्पेक्ट क्लियर हो जाए और हम आराम से उसको याद कर पाएँ, मगअप कर पाएँ, और काफ़ी हद तक तो क्लास में याद ही हो जाए। मॉड्यूल लेकर आप साथ में बैठोगे, अगर अभी तक क्लासेस आप मॉड्यूल लेकर नहीं बैठ रहे थे तो गलती कर रहे थे, मॉड्यूल लेकर बैठे, मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करता हूँ बताता हूँ, आप भी उसको अंडरलाइन कर लें, आप भी उसको देख लें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने इस लाइन का मतलब बताया था, इस वर्ड का ये मतलब है, इसका ये सेंस निकलता है, इसको इस तरह से याद करना है, तो वहीं का वहीं अपना काम हो जाएगा। मॉड्यूल लेकर बैठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और एक मात्र टारगेट रखेंगे कि लॉ में 60 में से 60 चाहिए, एक भी कम नहीं, पूरे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।